नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल संजय राउत जी परसों रात में बेल पे आ गए थे, घर आ गए थे। कल वो मातश्री गए और मतलब पब्लिक अपीयरेंस कल उनका हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रेस से भी बात की और सबसे बात की और उन्होंने एक चीज कही जो चीज ज्यादा हाईलाइट हुई और पेपर ने बहुत उसको ठीक से कवर किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़ी तारीफ की और इसका सबको ये लगा कि भाई जिन लोगों ने की वजह से उनको जेल जाना पड़ा और जो लोग उनके पीछे लगे थे उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो अच्छा, सुबह जब वो मातश्री गए थे तो वहां पे उद्धव ठाकरे जी के पूरे परिवार ने, केवल उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे की पत्नी ने, उनके बेटे ने, आदित्य ठाकरे, इन सब लोगों ने जिस ढंग से उनका स्वागत किया तो लगा कि जैसे घर का ही कोई व्यक्ति आया है। तो वो एक तो कहीं पे भी किसी भी तरह से पहली चीज जितना देख सकता हूं, और मैंने सुबह भी कुछ लोगों से बात भी की, ये रूल आउट है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत अलग के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ये रूल आउट है। अब बात करें कि संजय राउत जी ने कल 3 लोगों के बारे में खास करके देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और मोदी जी। देवेंद्र फडणवीस की तो उन्होंने तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बेसिकली सरकार तो यही चला रहे हैं और कुछ निर्णय पर उन्होंने कहा कि इनके अच्छे निर्णय हैं। इनडायरेक्टली जब वो ये कह रहे थे ना सरकार यही चला रहे हैं, तो वो शिंदे जी के ऊपर भी एक रिमार्क था। जो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, जो इनका टूटा हुआ ग्रुप है शिवसेना का, उसके ऊपर भी एक तरह से तंज कह लीजिए या चुटकी कह लीजिए, जो भी था। फिर उन्होंने कहा मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो मैं अमित शाह साहब से भी मिलूंगा और मैं मोदी जी से भी मिलूंगा, और उन्होंने कहा कि मैं मिलके उनको बताऊंगा कि कैसे मेरी गिरफ्तारी हुई, कैसे जेल के। तो क्या जेल के दिन बहुत सुखद थे? क्योंकि ये तो आप सबको ही पता है कि वो हाई कोर्ट मूव किए थे या किसी कोर्ट के कहने से ही उनके जिस बैरक में रखे गए थे या जिस कमरे में रखे गए थे जहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं था, उनका हार्ट की समस्याएं हैं, तो अच्छे से तो नहीं रखे गए थे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो वो मिलकर क्या अपने अरेस्ट और जेल यात्रा की बात उनको बताएंगे। तो कोई मतलब ऐसा अनुभव तो है नहीं कि बताएंगे कि क्या आपने बढ़िया काम किया था जिसकी वजह से, जो भी हो। इसको लेके बहुत अटकलें हो रही हैं। ये इस पे बात करेंगे कि इसके पॉलिटिकल इसकी मीनिंग क्या है या इसको हाउ टू रीड पॉलिटिकली। दूसरा क्या है कि राहुल गांधी की यात्रा अब महाराष्ट्र एंटर कर चुकी है और महाराष्ट्र में चल रही है। तो 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं। मैं इन दोनों चीजों को इसलिए साथ साथ चल रहा हूं, संजय राउत और राहुल गांधी का, कि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है जिसके ये तीनों मुख्य वो हैं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे। मैं तो शिवसेना उद्धव ठाकरे को ही ये मान रहा हूँ कि ओरिजिनल शिवसेना तो वही है। ये तीनों कंपोनेंट इंटैक्ट, इसमें कहीं पे भी कोई वो नजर नहीं आ रहा है। जैसा था कि सुप्रिया सुले कल, भाई एनसीपी के जो शरद पवार साहब हैं उन्होंने वैसे तो सपोर्ट किया ही हुआ है, लेकिन उनकी लड़की खुद उन्होंने शिरकत की। आदित्य ठाकरे शिरकत कर रहे हैं और शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों, मुझे ऐसा लगता है हेल्थ रीजन की वजह से शायद पैदल उतना नहीं चलेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में ये मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि ये यात्रा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की यात्रा हो गई है। उसको अडॉप्ट कर लिया है तीनों लोगों ने और उसके उनको ग्राउंड पे फायदे भी मिल रहे हैं। तो एक तो चीज ये है कि इससे आने वाले चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे बहुत क्लियर हो जा रहा है। अब मैं जरा एक बात आपको ये कर लूं कि जरा आपको मैं एक चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये टेबल ए है, इस चार्ट को देख लीजिए। आपकी याद के लिए बता दूं कि पहले लोकसभा के चुनाव, जैसे 2019 में पहले लोकसभा के चुनाव हुए मई में, अक्टूबर में फिर विधानसभा के चुनाव हुए। इस बार भी 2024 में पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर विधानसभा के चुनाव होंगे। तो मैंने वो इसीलिए वो दोनों टेबल आपको दी हैं। उसमें 3 हिस्से हैं। लोकसभा में किसको कितनी सीटें मिली, कितने % ऑफ वोट मिला, विधानसभा में किसको कितनी सीटें मिली, कितने % ऑफ वोट मिला, और प्रेजेंट स्थिति विधानसभा में एमएलए वाइज किसकी क्या है, क्योंकि यहां तो टूट गया है शिवसेना। सबसे पहले हम लोग बात कर लें लोकसभा की। लोकसभा का चुनाव यह भी था कि 2019 का बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था और इधर कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर लड़ा था। तो बीजेपी शिवसेना को मिलकर के 41 सीट आई थी। आउट ऑफ 48, 41 सीट्स आई थी और उनका टोटल जो वोट परसेंटेज उनको मिला था वो 53% मिला था। कांग्रेस और एनसीपी को 5 सीट आई थी केवल, ओनली 5, और उनका वोट परसेंटेज 32% था। तो डिफरेंस करीब 21% का था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था और इन दोनों की मिलकर जो सीटें आई थी 161 सीट्स थी आउट ऑफ 288, और वोट परसेंटेज लेकिन 42% था।
लोकसभा में 55%, अब 42%। कांग्रेस एनसीपी को 98 सीट्स आई थी और इनका जो वोट परसेंटेज था वो लोकसभा के 32% से बढ़ के 33% हो गया था। 1% यहां इनका बढ़ा था और विधानसभा चुनाव में 11% बीजेपी और शिवसेना का वोट परसेंटेज गिरा था। अब एक चीज और देख लीजिए, इस समय जब चुनाव होंगे, अभी लोकसभा के जो पहले होंगे, तो थ्योरेटिकली ये मान लीजिए कि शिवसेना का जो 2 फाड़ हुए हैं, हालांकि उसमें अभी बहुत डिबेट है और उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, हालांकि 2 फाड़ हुए हैं, तो ये मान लीजिए कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स वो बराबर है। मतलब अगर मान लीजिए 100 वोट थे तो 50 उनके पास गए, 50 इनके पास गए। बिल्कुल हम लोग मान रहे हैं कि वर्टिकल वो उनको वोट स्प्लिट होगा। तो अब लोकसभा चुनाव में क्या होगा, अगर हम 2019 की ही बात करें और वही रिपीट हो रहा है और कोई एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी की नहीं है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई फायदा नहीं है, इन तीनों की एकता से कोई फायदा नहीं है, तब भी क्या होगा? पुराने को ही अगर हम रिपीट करें तो 29% बीजेपी और जो शिवसेना का 24% है उसको 12% कर लें तो 29% प्लस 12, 41% वोट मिल रहे हैं बीजेपी और शिंदे जी को। और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है उसको 12% उद्धव ठाकरे की शिवसेना प्लस 16% कांग्रेस, 16% एनसीपी मिला के 44%, तो उसको 3% वोट ज्यादा मिल रहे हैं। और इलेक्शन में 3% वोट माने रखते हैं तो ये तय बात है कि 48 में से कम 27, 28, 30 सीट तो आएंगी ही आएंगी, जो अभी 5 सीट हैं। और अगर शिवसेना की भी आप आधी सीट उसमें से ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 5 और शिवसेना की 9, मतलब 18 में से आधी कर ले रहे हैं, तो 14 की जगह कम से कम दुगनी सीट तो होने जा रही है। और वो नुकसान बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना का हो रहा है। ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। विधानसभा इलेक्शन में अगर आप इसी को करें तो 26% वोट बीजेपी के और 16% वोट जो शिवसेना को मिले थे उसका आधा 8% वोट शिंदे जी को, 34% वोट 34% वोट मिल रहे हैं प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है बीजेपी एंड शिवसेना शिंदे। और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को 8% ऑफ उद्धव ठाकरे शिवसेना, 16% कांग्रेस, 17% एनसीपी, 41% हो रहा है। ये डिसाइसिवली बहुत आगे हैं। और अगर आज चुनाव हो जाए वहां, जिसकी संभावना लोग कहते हैं कि हो सकता है वहां मिड टर्म हो जाए विधानसभा का, तो वो बहुत आगे है ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। अब इसमें एक नया पेच और है। एक नया पेच यह है कि 3 इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसका टेबल भी मैं दे रहा हूं। एक बीएमसी इलेक्शन है जिसको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, दूसरा इलेक्शन थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है और तीसरा कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। तीनों जगह शिवसेना का डंका बज रहा है। अब बॉम्बे के मामले में तो कहीं कुछ किसी को डाउट नहीं है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही वहां डोमिनेट करेगी। केवल थाने में ऐसा माना जाता है कि शिंदे जी का वहां वर्चस्व है और शिंदे जी की वहां ताकत है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। वहां पे कितनी दिक्कत होगी, ग्राउंड पे शिव सैनिक किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, ये डिबेट का हो सकता है, लेकिन ये तय है कि बाकी जगह पे तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का क्लियर एडवांटेज है। नो, यहाँ की पॉलिटिक्स में एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ के बीएमसी टीएमसी इन सबका बहुत रोल होता है विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस में। ये बहुत पैसे वाली जगह है और यहाँ का साधन इन टर्म्स ऑफ मटीरियल, मैन, मनी, तीनों के टर्म्स में ये साधन बहुत कुछ बीएमसी जो कंट्रोल कर रहा होता है वो उस इलेक्शन पे फर्क डालता है। तो एक तो बीएमसी इलेक्शन मैंने कहा कि जो लगातार ये जो सरकार है इस समय की बीजेपी और शिवसेना शिंदे वाली, ये उसको आगे टालती जा रही है किसी तरह, लेकिन कब तक टालेंगे, उसको करना तो होगा ही, कितने दिन टाल सकते हैं। अब जरा हम लोग फिर से वापस आ जाएं जहां से बात शुरू किए थे, संजय राउत की। ऐसा भी एक तरफ कहा जा रहा है कि संजय राउत जी को बेल जो है वो बीजेपी के कहने से, बीजेपी के इशारे पे मिली है। वो जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने बेल दिलवा दी है, जिससे वो टूटने वाले हैं और कोई एक उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक, लेकिन ये मुझे बताइए, जो अगर बीजेपी मतलब जैसा कहा जा रहा है और जैसा वो हो रहा है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस जज ने इनको बेल दी, अगर वो कहीं से जैसा कहते हैं कि दबाव में था, तो इतनी गाली क्यों दिया उसने? भाई अगर दबाव में था तो चुपचाप बेल दे देता। उसने जितना लिखा है कि इलीगली विच हंटिंग फलाना, उसने तो मतलब अगर देखिए, अगर ये सारी वो चीजें कि अगर आपको शर्म है तो बड़ी बात है, आप
आप बहुत सी आप हम सब जो स्कूल में पढ़े हैं, घर में रहे हैं, घर में एक बच्चे को आप कस के आंख दिखा देते हैं या ऊंची आवाज में बोल देते हैं, वो रोने लगता है। एक बच्चे को मारते 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 आप बेदम हो जाते हैं, वो बच्चा अपना झाड़ के हंसते हुए है चला जाता है, जिसको कहते हैं थेथर। तो इतनी थेथराई के बाद जिसमें जज ने इतना बुरा भला कहा है, तो ये कहलवाने की क्या जरूरत थी? अगर वो किसी के इशारे पर मतलब खुद ही गाली दो, ये नई तरह की बात चल रही है। अब एक चीज और देख लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है, हालांकि पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कुछ भी संभव है, कि जिस तरह की राइवलरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शिंदे ग्रुप में हो गई है, वो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में उसमें कहीं कोई कमी होगी, क्योंकि शिंदे को लगातार गद्दार 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 करके, मतलब उनकी ब्रांडिंग ही गद्दार करके, वो गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, वो गद्दार। अच्छा, गद्दारी मानी जाती है कि आपने बाला साहब से के परिवार से गद्दारी की, तो वो एक मोर और लेस बाला साहब का परिवार, बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, ये सब इंटरचेंजेबल है। दूसरा जो मुझे एक जो दूसरी बात लगती है, जो राहुल गांधी की एक नए तरह की वो एक पॉलिटिक्स करने की जो बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने की कर रहे हैं, उसका एक ये भी है जिसको अंग्रेजी की कहावत है, डोंट फाइट विथ अ पिग। तो राहुल गांधी शायद ही इज नॉट फाइटिंग विथ अ पिग, क्योंकि अगर मैं पिग का हिंदी शब्द नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो हिंदी शब्द जरा सुनने में खराब लगता है। पिग वो अंग्रेजी में तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, पिग, पेपा पिग, और कहाँ उसका सुनते हैं कि उसके कुछ अमेरिका में उसके वो सब बने हुए हैं, एंटरटेनमेंट वो सब बने हैं, लेकिन हमारे यहाँ पिग की हिंदी में काफ़ी खराब माना जाता है और उसको। तो डोंट फाइट विद द पिग, ये राहुल गांधी की हैं कि अगर इनके मुंह लगोगे तो वो होगा। अब आप एक चीज़ ये बताओ, और मैं एक दो उदाहरण आपको जल्दी से दे दूँ। पहला उदाहरण, हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी गए ही नहीं, और जितने आग बबूला हिमाचल प्रदेश में न जाने से बीजेपी वाले हो रहे हैं, उतना तो कांग्रेस का वर्कर नहीं हो रहा है। कल रविशंकर प्रसाद गायब हो गए, हिम्मत नहीं, आए नहीं, कहां है, मुंह दिखा। अरे भाई, उनको क्या दिक्कत? तो राहुल गांधी को यह समझ में आ गया। दूसरा, इसलिए मैं कह रहा हूं डोंट फाइट विद अ पिग, जो राहुल गांधी का है, राहुल गांधी को पप्पू 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 का जो ओरिजिनेशन है, जो जहां से जिस एक्ट से वो कहा जाता था कि इधर से सोना, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, इस टेक्निक के जो रचयिता थे, जो क्रिएटर ऑफ दिस टेक्निक थे, वो आपको पता है ना कौन थे? मतलब वो अवार्ड इनको नहीं है, वो एक कोई महापप्पू जी थे जिनको आपने बहुत वोट दिए हुए हैं। ओरिजिनली उनका था, गूगल करके देख लीजिएगा किसने ओरिजिनली ये बोला था, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो का। भाई, किसी का कॉपीराइट नहीं छीनना चाहिए, किसी का इंटेलेक्चुअल जो उनका, सोचिए कितना दिमाग लगा के उन्होंने ये बताया था, वो उनसे नहीं लेना चाहिए। तो वो उनका है और उनका ही रहना चाहिए। लेकिन जैसा कहा जाता है कि करीब करीब कहीं से फिगर है कि 800 करोड़ रुपए लगाए कि इनको पप्पू बनाओ। तो राहुल गांधी का शायद एक ये भी टैक्टिस संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने की है कि डोंट फाइट विथ अ पिग, क्योंकि आप अगर इनसे इस तरह की बातें करेंगे, और जैसा संजय राउत करते थे कि कहीं इधर कुछ लिख देते थे फिर उधर से होता, तो इश्यूज खो जाएंगे और नॉन इश्यूज पे बात होने लगेगी। इश्यूज खो जाएंगे, नॉन इश्यूज पे बात होने लगेगी। तो शायद धीरे धीरे ऑपोजिशन भी ये सीख रहा है कि आप इस तरह की चीजों में उलझिए ही मत। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को इन्होंने ईडी में बुला के लंबी लंबी पूछताछ की, लेकिन आपने उसमें कभी देखा कि काउंटर उसमें किया हो, उनको कुछ बोला हो? चुप। अब क्या करें? मुश्किल यह कि करें क्या। राहुल गांधी 50,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, और ये टी शर्ट कहां से आए? पूरा देश देख रहा है। उनके 50,000 की टी शर्ट, खुद दिन में 7 बार 10 बार कपड़े बदल रहे हो, और एक ही कपड़ा आज तक दोबारा नहीं पहना है। तो वो कहने की जरूरत नहीं है। अब आप उसमें कहते हैं नहीं ऐसा, तो वो दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे ये टैक्टिस है कि हम इनके हाथ में ऐसा कुछ देंगे ही नहीं जिससे नॉन इश्यूज को इश्यूज बना लें, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम इश्यूज पे रहेंगे, और देश के लिए अच्छा है कि कम से कम पॉलिटिकल पार्टी में इतनी समझ तो आ रही है कि बात इश्यूज की करिए, बात महंगाई की करिए, बात बेरोजगारी की करिए, बात शिक्षा की करिए, बात अस्पताल की करिए, बात इन सब की करिए, ना कि लंबी लंबी बात की पाकिस्तान, तुरान, ईरान, मीना, मालूम नहीं कहाँ कहाँ, ना सिर न पैर। खैर, इन सब चीज़ों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि संजय राउत का जो अभी है, थोड़े दिनों सुस्ता लें, लेकिन फिर से वो वापस अपने उसी में आएंगे। शायद फोकस करेंगे बीएमसी इलेक्शन, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन इनके लिए अहम है। और एक चीज़ और है, मुझे ये लग रहा है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सी चीज़ें रोक रखी हैं हिमाचल और गुजरात इलेक्शन के समाप्ति तक। शायद उसके बाद कुछ चेंज हो और कुछ ना कुछ आगे मामला और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।